उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। एक वर्ल्ड चैंपियन लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजने के लिए मजबूर है। घर के हालात इतने खराब हैं कि 2 जून की रोटी तक मिल पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हौसले और जज्बे की एक अद्भुत कहानी के तौर पर उभर कर आई है हरियाणा के एक छोटे से गांव सीसर खास की बेटी सुनीता। आइए मिलते हैं सुनीता से। सुनीता, आप कौन कौन सा गेम स्ट्रेंथ लिफ्टिंग से अलग कौन सा आप गेम खेलती हैं और कहाँ कहाँ और कौन कौन से आपने मेडल जीते हैं वो एक बार बताएं। पावर लिफ्टिंग और सेपक टकरा में खेलती हूँ। सेपक टकरा मैं भिवानी से करती हूँ, SN अकेडमी से, जहाँ मैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन का टाइम निकाल के जाती हूँ। वहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे मेरा मेडल आया है। और उसके अलावा मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ। पावर लिफ्टिंग में मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और नॉर्थ इंडिया खेला है। नॉर्थ इंडिया में मेरा मेडल थे जूनियर में भी और सीनियर में भी, गोल्ड और सिल्वर। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में मेरे लगभग गोल्ड ही रहते थे। नेशनल में मैं पार्टिसिपेट हुई हूँ कई बार, और जिसमें मेरी 5th और 4th प्लेस भी रही है। सुनीता, बचपन आपका अगर हम बात करें जी, कैसा बीता और किस स्कूल में आप पढ़ी हैं? बचपन की तो कुछ याद ही नहीं है, लेकिन जब से स्कूल में मैं जाने लगी थी तब से मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही जा रही हूँ। पहली से लेके +2 तक मैंने अपने सीसर खास गांव में गवर्नमेंट स्कूल है वहीं से की है। अच्छा, किस उम्र में या हम कहें किस क्लास में आपको ये लगा कि आपको एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को इस देश के नाम कर देना चाहिए? वैसे तो मैं स्कूल में भी गेम करती थी, रनिंग वगैरह होती थी, फुटबॉल वगैरह के मैच होते थे, कबड्डी होती थी। गेम स्कूल में कोई भी हुआ, मैंने हर गेम में पार्टिसिपेट किया है और मुझे कुछ ना कुछ मिला भी है। उसके बाद में कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में मेरे किसी दोस्त ने मेरे को बोला था, इस चीज़ की ट्रायल हो रही थी पावर लिफ्टिंग की, तो मैं भिवानी भीम स्टेडियम में उसके साथ ऐसे ही घूमते फिरते चली गई थी। वो ट्रायल देने के लिए जा रही थी, तो वहाँ पे देखा उनको ट्रायल देते हुए, तो सर ने बोला, गोपाल कृष्ण कोच हैं भिवानी भीम स्टेडियम से, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि बेटा तुम कर सकते हो। तब मैंने वहाँ पे ट्रायल दी तो मैं सिलेक्ट भी हो गई थी। तब से 2017 से मैंने गेम की स्टार्टिंग कर दी थी। ऐसा वहाँ आपने क्या देखा कि आप स्पोर्ट्स की तरफ आ गए, वो क्या पल था? वहाँ पे मैंने ये देखा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं स्टडी करने वालों की बजाय, क्योंकि BA, MA, M.Tech करे हुए बच्चों को मैंने ऐसे ही घूमते हुए भी देखा है, क्योंकि उनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती, लेकिन जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनको मैंने सक्सेस होते हुए देखा है। ये किस क्लास की आप बात कर रहे हैं? किस क्लास में थे आप जब ये सारी? 12th क्लास में? नहीं, मैं BA में एडमिशन लिया था 2017 में भिवानी आदर्श कॉलेज से। कॉलेज की बातें हैं ये? जी, कॉलेज में आए जी, क्योंकि उसके बाद मैं उस कॉलेज की फ़ीस दोबारा से जमा नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। पहले तो ऐसे जमा करवा दिया था कि भाई फर्स्ट ईयर था, और स्कूल से निकलने के बाद अच्छा कॉलेज लगा मेरे को, क्योंकि वो वुमेंस कॉलेज था। तो उसके बाद मैं उसकी फ़ीस जमा नहीं करवा पाई, तो फिर मैंने 2 साल वहाँ पढ़ने के बाद स्टडी को बीच में ही छोड़ना पड़ा। अपने गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, वहाँ पे फ़ीस थोड़ी कम लगती थी और अपने नज़दीक पड़ता था, इसलिए। अच्छा, जब आपने ये सोचा कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ जाऊंगी, आपने घर बताया होगा किसी को, अपनी माता को, पिताजी को? स्पोर्ट्स की तरफ गई जब मैंने मम्मी से पूछा था, क्योंकि पहले मैं स्कूल में जाती थी तो वहाँ पे भी मैं स्पोर्ट्स करती थी, मैं कबड्डी करती थी, फुटबॉल खेलती थी। तो इधर कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं कि नहीं, ये लड़कियों के लिए नहीं है, लड़की ऐसे कर रही है वैसे कर। तो मम्मी को किसी ने बोला भी था, तो स्कूल में मैंने गेम छोड़ दिया था।
उससे पहले मैं वुशु करती थी, डिस्ट्रिक्ट खेलने गई थी एक बार, तो मेरा तीसरा मेडल भी आया था उधर। तो मम्मी ने मना करने के बाद मैंने गेम छोड़ दिया था। कॉलेज में जब मैंने ट्रायल दी, मैं सिलेक्ट हुई, तब मैंने घर पे बातचीत की कि अगर मैं ये गेम करूँ आप मेरे को रोकेंगे तो नहीं। मम्मी ने मेरा पूरा सहयोग दिया, बोले कि नहीं रोकूंगी चाहे मेरे को कोई कुछ भी कहे। फिर शुरू में पापा थोड़े रहते थे नाराज़ से, लेकिन बाद में जब मेडल आए, मेरा डिस्ट्रिक्ट में आया, स्टेट में आया, मेरा न्यूज़ में नाम आया, तब पापा ने भी मेरे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और अभी पिछले 3 सालों से मुझे घर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अब घर में ज़्यादा क्लोज किससे हैं? अपने फादर से हैं या अपनी मदर से हैं? मतलब अगर होता है ना कि बचपन में हम कुछ गलती कर देते हैं तो आप अपनी मम्मी को बताती हैं, फादर को बताती हैं? वैसे फ़िलहाल तो मैं ज़्यादा क्लोज तो अपने गेम के ही हूँ, लेकिन गलती करती हूँ तो पापा भी डांटते हैं और मम्मी भी डांटते हैं। बराबर ही हैं दोनों, लेकिन मेरे को आज तक ये नहीं पता चला कि अभी पता नहीं कौन मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, मम्मी करती है या पापा करता है। अच्छा, जब आपने कहा कि मम्मी ने आपका साथ दिया पर पापा, मतलब हर बार ऐसा होता ही है कि हमारा जो समाज है, हम फादर से थोड़े से दूर रहते ही हैं, डरते भी हैं हम उनसे। लेकिन गांव की प्रतिक्रिया आपने कहा कि बता दिया, वो तो आपने बेसिकली कि कुछ लोगों ने मना किया, लेकिन फिर भी गांव में अगर हम इसको और जानना चाहें कि गांव की प्रतिक्रिया क्या थी कि एक ऐसे समाज से या एक ऐसे घर से एक लड़की आती है, पहले वो खेलेगी, कितनी आगे जा पाएगी, टोंट किए होंगे लोगों ने आप पे, तो उसके बारे में बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने बोला था। मैं जब गली से जाती थी, क्योंकि शाम को मैं लेट हो जाती थी आने के लिए, सुबह भी मैं जल्दी निकल जाती थी, दोपहर को आती थी 1 बजे 2 बजे के आसपास, शाम को भी मैं 3 बजे निकल जाती थी घर पे, तो मैं 1-1.5 घंटे के आसपास ही रुकती थी। तो कहने वाले कहते रहते थे। फिर मेरे कोच ने मेरे को एक बात बता रखी थी कि बेटा, कहने वालों को कहने दो, तुम अपनी मेहनत करो। सब वो कहते हैं कि भाई मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और मैंने हमारे कोच की यही बात अपने माइंड में रखी कि कोई, पहले मैं रोती थी, कोई कुछ बोलता था तो, क्योंकि मैं शाम को लेट आती थी, घर आते आते बहुत लेट हो जाती थी, तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। पहले माइंड करती थी, लेकिन बाद में मैंने इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुनीता, आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर आप लड़की ना होती और लड़का होती तो क्या आप ये बातें समाज फिर आपको नहीं बोलता? बिल्कुल, अगर मैं लड़की न होकर लड़का होती तो ऐसी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बातें मेरे खिलाफ उठती। और जो समाज जिस नज़रों से उस टाइम पे मुझे देख रहा था, लड़का होते हुए कोई देखता। कैसा फील होता था उस समय आपको? आपने बताया कि फिर बाद में तो आदत होगी, हाँ, लेकिन उससे पहले जब आदत नहीं हुई थी, 1-2 बार ऐसा हुआ किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो गुस्सा आता था या किस तरीके बहुत से? बुरा फील होता था, मैं रोती रहती थी। मैं यूँ सोचती थी कि मैं जब अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और मेरे को रोकने के लिए मतलब कितने सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे खड़े हुए हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इन सब में लोगों ने आपको बातें बोली, आपको रोका गया या इस तरीके के हुए आपके साथ चीज़ें हुई, फिर ऐसी क्या चीज़ थी फिर भी आप मोटिवेट रहे कि नहीं, मेरे को तो खेलना है? जज्बा था, उम्मीद थी कि मेरे को तो करना है तो करना है, क्योंकि जो कुछ मेरे को बोलते थे, कहते थे, सुनते थे, वो तो मैं देख ही रही थी। उसके साथ मैं अपने घर के आर्थिक हालात भी देख रही थी कि मेरी मम्मी किस तरह से मेहनत कर रही है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मेरे पापा मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं। ये चीज़ें जी उसमें रही। अब मैं आपसे एक, आपने काफ़ी इंटरव्यू में बताया भी है और मैंने भी आपके काफ़ी इंटरव्यू देखे हैं कि जब आपने तिरंगा थामा, जी, वहाँ उस गेम के लिए गई, तो जब आपने शुरुआत की कि मेरे को तो ये गेम खेलना है और मेरे को इसकी तरफ जाना है, और आप जब मैच खेलने के लिए जा रही थी वहाँ पर, जी, वो जो टाइम था वहाँ जीतने तक का, उस टाइम पे क्या दिमाग में चल रहा था? घर वालों ने पैसे, आपने बताया इंटरव्यू मैंने देखा है कि वो लेकर लोगों से इकट्ठे किए हैं पैसे, कर्ज पे पैसे लिए हैं, उस टाइम पे क्या चल रहा था जब आप वहाँ बैंकॉक आप पहुँची? जी, उस टाइम पे क्या था दिमाग में? कंपटीशन टाइम से पहले तो मैं
थोड़ी सी सहमी हुई थी, लेकिन जब मैंने कंपटीशन स्टार्ट किया तब मेरे अंदर एक नई उम्मीद थी, एक जज्बा था कि मुझे गोल्ड लेके आना है। क्योंकि जो मेरे साथ में लड़कियां थी बहुत सारे देशों की थी, लगभग 9 लड़कियां मेरी कॉम्पिटिटर थी। जो सेकंड लड़की आई थी वो अपने पाकिस्तान से थी और जो थर्ड आई थी वो थाईलैंड की थी। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं पाकिस्तान को या थाईलैंड को अपना गोल्ड जाने देती। अच्छा लगा आपने पाकिस्तान जी को हराया। बिल्कुल। उधर तो उन्होंने ये बोला भी था कि जो भारत वाले हमें पानी नहीं दे रहे हैं तो गोल्ड कैसे दे देंगे, बोला था उन्होंने। कैसा फील हुआ उस समय? क्या बहुत ज़्यादा अपने आप पे मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि अपना देश का झंडा जो था उनके देश के झंडे से ऊपर था। जी। अच्छा, कितने पैसे घर वालों ने आपके इकट्ठे किए वहाँ जाने के लिए? आप 1.5 लाख रुपए कैसे आया वो 1.5 लाख रुपए? कर्ज लेके दिए थे किसी से। आपको लगता है कि मतलब कितना आपके ऊपर दबाव होगा उस समय आपके कंधों पर कि 1.5 लाख रुपए उस घर ने मेरे लिए इकट्ठे किए जिसके की हालात ऐसे नहीं है? जी, दबाव बहुत था। बोलते भी थे कि ये कर दिया तूने, ये कर दिया, क्योंकि आर्थिक सहायता किसी से हुई नहीं थी वहाँ से आने के बाद में। तो काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा था घर से भी। मैं खुद भी मम्मी के साथ जाती थी काम पे, मम्मी भी जाती थी, लेकिन इतना नहीं अरेंज कर पाते थे हम, क्योंकि घर खर्च भी निकालना होता था, मेरा खुद का खर्च भी निकालना होता था और फिर किसी के देने भी होते थे। चलो, आपने वहाँ गोल्ड मेडल जीता, आपके गले में गोल्ड था, अपने तिरंगा पकड़ा था, वो एक अच्छी फीलिंग आई होगी। उसके बाद जब आप गांव में वापस आई जी, तब क्या उन लोगों का मुंह बंद हुआ जो आप पे टोंट मारते बिल्कुल थे? मैंने देखा जब गांव वालों ने मेरा स्वागत किया था, मुझे वहाँ से मेरे घर तक लेके आए थे और मैं स्पेशली उस भीड़ में उन लोगों को ढूंढ रही थी जिन्होंने मेरे को ये बोला था, क्योंकि उनके मुंह पे ये करारा थप्पड़ था जो कि मैं उन्हें दिखाना चाह रही थी कि मैं ऐसे नहीं घूम रही थी। मैं संघर्ष कर रही थी, मैं कोशिश कर रही थी, मैं कहीं ना कहीं कामयाब हो जाऊं, मैं कुछ करूं। अब कैसी नज़रों से देखते हैं वो लोग? अब तो शायद मुझे वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, इधर नहीं दिखाई दे रहे। जी। अच्छा सुनीता, जो आपने कहा आप गांव में आए, गांव वालों ने स्वागत किया आपका, वो जो आपकी जीत का उत्सव था वो कितने दिन चला लगभग? वो दिन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 2-3 घंटे जरूर चला था। क्योंकि मैं उधर से आई थी तो मुझे लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास टाइम लगा होगा उधर से घर को आने में। जी। और जो गांव वालों ने मुझे उस टाइम पे मान सम्मान दिया था, उससे मुझे काफ़ी उत्साह हुआ था कि शायद मेरे गांव वालों ने मेरे लिए कुछ किया है। बाद में तो न तो सरकार ने कुछ किया और न ही कोई पूछने के लिए, न ही किसी ने कुछ। जब आप जीत के आई उस समय नेता कोई आपसे मिलने आया? जैसे अब आपसे मिलने काफ़ी लोग आ रहे हैं। नहीं, उस टाइम पे तो नहीं आया कोई, लेकिन बलराज कुंडू जी का लड़का था जो, वो मिलने आया था। स्पेशली सर ने उनको भेजा था मुझसे मिलने के लिए कि भी कोई लड़की आई हुई है तो उनसे जाकर मिलो। तो वो आए थे मिलने, और हमारे जो श्री रामचंद्र जांगड़ा जी हैं उस टाइम पे वो भी आए हुए थे उधर सम्मानित समारोह पर, लेकिन उसके बाद में तो कोई नहीं आया। एक बात सुनी है मैंने, अगर आपको ठीक लगे तो आप बता सकते हैं उसको, कि बलराज साहब ने 21 लाख रुपए की घोषणा की थी कि मैं इस बेटी को गोद लेता हूँ, 21 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन उन्होंने शायद जो लड़का उनका आया आपको सिर्फ 11,000 रुपए दिए। क्या ये ऐसा कुछ हुआ था? उन्होंने मुझे गोद लेने की बात कही थी, बोला भी था कि भाई मैं इस बेटी को गोद लेता हूँ, जब मैं पावर लिफ्टिंग में नॉर्थ इंडिया में मेडल लेके आई थी तब। लेकिन हम 1-2 बार उनके ऑफिस में भी गए थे, उनके जो वो उधर हमें नहीं मिले, कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाया, किसी और से टच किया तो पता नहीं उन तक बात पहुंची नहीं पहुंची। लेकिन मैं और पापा 2-3 बार उनके ऑफिस गए थे, उनसे सहायता मांगी थी कि अगर आप कोई और आर्थिक सहायता नहीं कर सकते तो मंथली जो मेरी डाइट का खर्च होता है वो मुझे अफोर्ड करवाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उस टाइम पे।
सुनीता, आप गोल्ड जीत चुकी थी, आप इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड चैम्पियन आप थी, उसके बाद आप किसी के घर में काम करने जाती थी, जी। तब आपको कैसा फील होता था कि एक लड़की जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो काम कर रही है, किसी के घर में बर्तन मांज रही है, गुस्सा आता था, शर्म आती थी, या कैसी उस समय कैसा महसूस होता था? उसमें गुस्सा भी आता था, शर्म भी आती थी, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति मुझे दिखाई दे रही थी कि मैं कैसे स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि कोई तो मुझे पूछने के लिए नहीं आया, तो काम तो मुझे ही करना था। अब वो काम चाहे मैं किसी के घर बर्तन मांजने का कर रही हूँ या फिर किसी के घर खाना पकाने का कर रही हूँ, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि किसी ने मेरी हेल्प ही नहीं की, तो मुझे कुछ ना कुछ कमाई का कोई तो जरिया ढूंढूं अपना। तो इस आपने पीछे एक बात कही थी कि मैं स्पोर्ट्स में इसलिए आई कि मैंने देखा कि पढ़ाई में इतना कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स में कामयाब हो जाते हैं तो थोड़ा सा होता है। क्या गोल्ड मेडल आपने जब जीता वहाँ पर आपके दिमाग में वो चीज़ आई होगी कि हाँ अब मैं बिल्कुल हो सकती हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद वो बिल्कुल आई थी सर। मैं कामयाबी वो मिली या नहीं, बिल्कुल नहीं मिली, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मैं इधर से जाऊंगी वहाँ पे तो शायद मेरे जो आर्थिक हालात हैं वो मुझे सुधरे हुए मिले या फिर आगे आने वाले टाइम में वो सुधरे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब आपका क्या सपना है, आप क्या करना चाहती हैं? अब तो यूँ मान लो मेरा सपना और भी बड़ा हो चुका है, बुलंद हो चुका है। अब तो मुझे 2024 के लिए ओलंपिक के लिए तैयारी करनी है और उसके लिए अब मैं स्टार्ट भी कर दूंगी मेहनत करना जी। और अभी यूरोपियन वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में मेरा फिर से सिलेक्शन हो चुका है, तो साथ के साथ वो भी तैयारी करूंगी मैं। अब अगर कोई लोग आपकी मदद करना चाहें या आप सरकार से अब भी कोई मदद चाहें, तो आप किस तरीके की मदद चाहती हैं? क्या वो आपको पैसे दें या किसी और तरीके की मदद नहीं, करें? फाइनेंशियल हेल्प तो सर थोड़े टाइम के लिए होती है, क्योंकि वो तो एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है, उसके बाद तो फिर मेरा वो स्टेटस हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ अगर सरकार मेरी कुछ हेल्प करे, मदद करे, तो मुझे कहीं कोई जॉब दे, ताकि मैं उससे घर वालों को भी संभाल सकूं, खुद को भी संभाल सकूं और अपनी प्रैक्टिस को भी टाइम दे सकूं। सुनीता, काफ़ी लोग आए आपकी मदद करने, अब भी आ रहे हैं, हम बैठे हैं तब भी कुछ लोग वेट कर रहे हैं, आपको पैसे भी देकर जाते हैं। कैसा लग रहा है लोगों से अब मिलकर, कि आपको अच्छा लग रहा है? जी बिल्कुल, किस तरीके की फीलिंग आप बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की तरफ से आप जैसे पत्रकार भाइयों की तरफ से मेरा मैसेज हमारे देश के हर व्यक्ति तक पहुंचा, जो विदेशों में रहते हैं उन तक भी पहुंचा, और अपने देश का हर व्यक्ति मेरी मदद करने के लिए तैयार हुआ। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं, जो अपने भारत में न रहते हुए विदेशों में रहते हुए भी मेरी हेल्प करने को तैयार हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे हेल्प करने के लिए भी बोला है, मुझे स्पेशली बुला भी रखा है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण से आपकी बात हुई क्या? हाँ जी, उन्होंने आपसे वादा किया है? उन्होंने हमसे कहा कि अगर सरकार की तरफ से कोई हेल्प होती है तो हम ज़रूर करेंगे, वरना हम अपने तरफ से पर्सनली आपको हेल्प करेंगे। स्पोर्ट्स में आइडियल कौन आप किसको अपना हीरो मानती हैं कि उस जैसी अगर मैं बन जाऊं किसी खिलाड़ी को, या बस सुनीता को सुनीता जैसा बनना है? एक तो सर सुनीता ही अच्छी है वैसे तो, और अगर स्ट्रगल की बात करो तो मैं मीराबाई चानू जी का उदाहरण आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा स्ट्रगल मुझे नहीं लगता कि किसी खिलाड़ी ने किया होगा, क्योंकि मैं उनकी पोस्ट पढ़ती हूँ, स्टोरी देखती हूँ। पहले भी 2 बच्चों की माँ होते हुए भी उन्होंने इतना कुछ किया, कितना स्ट्रगल झेला, और मैं तो फिर एक सिंगल लड़की हूँ, तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। सुनीता, एक आखिरी सवाल है सिर्फ मेरा, काफ़ी आपने जवाब दिए, मेरे सारे सवालों के जवाब दिए हैं जी। अब जो मतलब पॉपुलर आप हैं, अब आप आम लड़की नहीं हैं जी। बहुत लोग आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने आ रहे हैं आपके साथ, शायद सेल्फी भी लोगों ने ली होंगी जी। इन सब का श्रेय किसे देती हैं आप, कि उस इंसान या उन लोगों की वजह से ही मेरे साथ अब जो हुआ है कि मेरे को लोग भूल गए थे, लेकिन भूलने के बाद उनकी वजह से मैं अब इस मुकाम पे हूँ? जी, सबसे पहले तो मैं श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं।
और फिर अपने जो कोच हैं उनको देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी बदौलत मैं वहाँ तक खेलने गई और उनकी बदौलत जो आज मैं हूँ वो आपको दिख रही हूँ। और फिर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनकी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मेरे घर से निकाल के, मेरे शहर से निकाल के मुझे पूरे भारत देश में एक मतलब कहते हैं कि ये मेरी एक जो छवि थी वो मुझे दिखाई। सबसे पहले स्टोरी आपकी जो हम तक पहुंची जी। या और लोगों तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुंची, जी। तो किस इंसान ने सबसे पहले आपकी वो स्टोरी की? दैनिक जागरण जो न्यूज़ है, दैनिक जागरण अखबार है, उन्होंने सबसे पहले मेरी स्टोरी निकालनी स्टार्ट की थी। उसके बाद में अपने रोहतक से हैं सुनीत धवन सर, उन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर में निकाला था। उसके बाद ही ये जो कुछ वीडियो जो वायरल हुई है, मुन्ना लांबा सर को पता चला, वो आए। उनकी बदौलत मुझे अपने भारत में ही नहीं विदेशों में भी देखा गया है अब तक। तो मैं मुन्ना लांबा सर की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जैसी मेरी स्टोरी बनाई, मेरे घर के हालात को देखा। सर रोने लग गए थे जब मेरे से बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दुख हो रहा था कि वो एक ऐसी लड़की से बात कर रहे हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट तो है लेकिन उसकी कहीं पहचान नहीं है। सुनीता तो बस एक उदाहरण है, प्रतिनिधि है उन लाखों खिलाड़ियों की जिनमें कुछ कर गुजरने और अपनी मंजिल को हासिल करने का अथाह हौसला और जज्बा है, लेकिन जो प्रॉपर डाइट और सही गाइडेंस के अभाव में पीछे रह जाते हैं और दुनिया में देश का नाम रोशन करने की प्रतिभा होने के बावजूद अपने खेल को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। सरकार और समाज को इन खिलाड़ियों के बारे में सोचना चाहिए और इनकी क्षमताओं को बिना धर्म या जाति के पलड़े में तोले इन्हें आगे बढ़ने के मौके उपलब्ध करवाने चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा धर्म उसका खेल और सबसे बड़ी इच्छा देश के लिए पदक जीतना ही होता है।